ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर टिक है उसी में येलो कलर से, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल भी हैं, न्यूमेरिकल के भी आंसर लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल के भी आंसर लिखे हुए हैं। लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 नंबर के आने हैं, जिसमें से आपको 35 करना है, ठीक है। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 70 नंबर के आने हैं, 35 नंबर करना है ना भाई। 2-2 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 10 ही तो बनाने हैं, 10 तो आपको छोड़ देने हैं। तो 10 दूनी 20, वो आपके 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन करने, 5-5 नंबर वाले 6 आएंगे, ठीक है। अरे इसमें 70 क्वेश्चन मतलब 70 नंबर के आएंगे, ध्यान से सुनना। 70 नंबर के सब्जेक्टिव भी आएंगे, लेकिन 70 में कितने बनाने हैं? 35 नंबर का बनाना है। 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, लेकिन कितने बनाने हैं? 35 बनाने हैं। मतलब टोटल 35 नंबर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, ये तो सबको पता ही है। अब बात आती है सब्जेक्टिव प्रश्न लिख के हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर, अब तो खैर कोई नहीं कमेंट करता है, ये आप सभी की अच्छी भी बात है, क्योंकि आप लोग पहले चैप्टर से समझ गए कि सर किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो प्यारे बच्चों आंसर है, ठीक है, जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं, उत्तर नहीं लिखे, केवल सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से पूछता है ये लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों जो थ्योरी में मैं आपको पूरा पढ़ाता हूं, पूरे लेक्चर चलते हैं, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वो भी बोलता रहता हूं कि इस प्रकार के सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। अब आप उन सब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर जो लिखेंगे वो वही नोट्स में देखेंगे, हेडिंग में मिल जाएंगे। अब आपको स्वयं तय करना है कि आप किस प्रकार उत्तर लिखें। अब बात ये तो है आपके वर्ग की। अब कहेंगे सर क्या मुझे कभी ये नहीं पता लगेगा कि हमारा उत्तर सही है या गलत, या किस प्रकार लिखना चाहिए? तो आप सभी को प्यारे बच्चों में बता दूं, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाया जाएगा, जिसमें से ये जो आपके पास प्रश्न पहुंच रहा है, जैसे ही फर्स्ट पेपर कंप्लीट होगा वैसे ही मैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक की क्लासेस भी लूंगा, कि मतलब पहले चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत दिन हो गए होंगे कंप्लीट हो चुके, इस वजह से मैराथन क्लासेस चलेंगी, और सेकंड पेपर हम लोग पढ़ते रहेंगे, प्रकाश की ऑप्टिक्स वाली चीजें पढ़ते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपके फर्स्ट पेपर की भी चीजें हम क्वेश्चन बैंक और मैराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास लेते रहेंगे, ताकि आपका फर्स्ट पेपर का रिवीजन बना रहे। तो जब हम क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाएंगे तो उन्हीं प्रश्नों के आपको उत्तर भी वहां पर टाइप किया हुआ बिल्कुल आपके पास पहुंचेगा, आपके पास टाइप किया हुआ हम यहां पर पढ़ाएंगे भी। तो प्यारे साथियों, ये हुई ना अच्छी बात, आपको पहले नोट्स पूरा मिल रहा है, पूरे सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखने का खुद से मौका मिल रहा है। खुद से जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप लोग इसको सही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो चीज आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, लिखने का स्वयं से उत्तर लिखने का मौका मिलेगा, और जब आप इसको लिख लोगे, स्वयं को आप करोगे, जो बच्चे मेहनत आप लोग ने बैच परचेस किया है, टारगेट पर विश्वास जताया है, तो अगर हम मेहनत करें तो आपको मेहनत करवाएंगे भाई। नोट्स भी लिखी जाती है, पूरी नोट्स लिखी जाती है, फिर उन्हीं को टाइप करवाया जाता है। आपको क्या लगता है सर 1 घंटे आते हैं बड़बड़ा चले जाते हैं? अरे नहीं, कोई भी टीचर्स हो, सब लोग को मेहनत पड़ती है, ठीक है। सब अपना अपना सिलेबस टाइप करवाते हैं, सब अपना अपना सिलेबस लिखते हैं, और उस कंटेंट में आपको फिजिक्स देखिएगा नोट्स के कितने पेज हो जाते हैं, 52-53 पेज का होगा, और अगर हम प्रत्येक का उत्तर और सब कुछ जोड़ देना तो 150 के ऊपर पेज पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, और न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ऐड कर देते तो बाप रे बाप तो न्यूमेरिकल, क्योंकि हम भाई आपको तो देख ही लेना, न्यूमेरिकल का तो फाइनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे न्यूमेरिकल का फाइनल पीडीएफ हो जाएगा, और उसमें से जैसे 2-4 न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व है तो उत्तर लिखा हुआ है, आप उसे खुद से हल करने का प्रयास करें। नहीं हल होता है तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो बात मेरी समझ गए, और सभी बच्चे इस बात का ख्याल रखते हैं कि सर जैसा प्लानिंग कर रहे हैं, सर जैसा बता रहे हैं, हमें वैसी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उन्हें खुद से रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करें कि इसका उत्तर नोट्स में ये मिला है, चलो आप खुद से पहले उसे पढ़ें, याद करें, और उनको उत्तर लिखने का प्रयास करें, तो आप में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। जो आपके 20 नंबर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 10 बनाने होंगे, 20 में लघु उत्तरीय 10 बनाने, अरे 2 अंक का प्रश्न है, 20 नंबर तत्काल मिलेंगे, तत्काल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर नहीं छूटेगा। 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाने, 35 में 35 फिक्स, 35 में 35 फिक्स। 20 में अगर किसी भी कोई भी अगर बहुत ज्यादा आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं कहता हूं 18 नंबर कहीं नहीं गए। जब भैया 10 ही तो बनाने हैं, 20 क्वेश्चन में 10 बनाने, आपको एक एक क्वेश्चन जो पूरा पूरा आएगा 20 में, पता मैक्सिमम बच्चों को मैं गारंटी के साथ कहता हूं 18-17-18 क्वेश्चन उन्हें आते होंगे कि मैं ये भी कर लूं कि ये भी कर लूं। काश ऐसा होता कि 20 के 20 प्रश्न बनाने होते तो हम आगे होते, ये होना चाहिए। और वैसा ही प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में प्यारे बच्चों 3 बनाने, 5 नंबर वाले 5 या 15। देखो जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक लिखोगे नहीं, तब तक दूसरे वाले आपसे आगे होंगे। मेरी बातों को ये ध्यान रखना, ये सारी बातें हम बहुत ज्यादा ओरल में नहीं बोल सकते, एप्लीकेशन के भीतर ये सारी रणनीतियां, सारे मैनेजमेंट करने के तरीके आपको बताए जाते हैं, सिर्फ आपको, ताकि आपका फायदा हो और आप उन मार्ग पर चल करके सही तरीके से अपनी पढ़ाई को बना सके, ठीक है। चले, तो ये चीजें हैं। अब 15 क्वेश्चन आपको, तो 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 बनाने, 3-5-5 नंबर के। मैं कहता हूं 100% कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा, 6 में 5 जरूर आएंगे, 4 जरूर आएंगे। अरे 3 तो बहुत, ये बड़ी दूर की बात नहीं, 3 तो आने ही आने। और वो प्यारे बच्चों 3 जब करोगे तो 15 हम कहते हैं 15 में 14 भी मिल गए तो 2 नंबर यहां कटे, 1 नंबर यहां कटा, 35 ये पूरे पूरे मिलने हैं, 2 1 3, मतलब 100 में 97 नंबर प्यारे बच्चों जब आपके फिजिक्स में आएंगे, 100 में 97, 30 में प्रैक्टिकल मिलने ही मिलने हैं, तो 100 में 97, 100 में 98, 100 में 100। तो प्यारे बच्चों कैसे मैं कहता हूं कि आपको मैं 95% प्लस लाने की जो गारंटी देता हूं वो ऐसे नहीं देता हूं, प्रॉपर योजनाएं जो बनाई जाती हैं उनके तहत मैं बोलता हूं, ठीक है। सर यूपी बोर्ड में क्या होता है उसमें कुछ बता दीजिए। यूपी बोर्ड में प्यारे बच्चों केवल 5 नंबर के जो है 3 प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो उनके 6 प्रश्न होते हैं, 6 में 3 करना होता है। 5 में जो यूपी बोर्ड है, और 70 के 70 नंबर प्यारे बच्चों लिखने वाला होता है, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, बाकी 64 नंबर प्यारे बच्चों लिखने का होता है। यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बोर्ड में ध्यान सुन लेंगे, थोड़ा बहुत अच्छी बातें हैं, जानकारी करना। यूपी बोर्ड प्यारे बच्चों जो है ना, जितने हो सकता है कोई बच्चा यूपी बोर्ड का ले रखा हो बैच पढ़ने के लिए, तो क्योंकि सिलेबस सेम होता है, बस एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे आपकी एग्जाम पैटर्न ये हो गया, यूपी बोर्ड में क्या है, 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं प्यारे बच्चों। फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही बायोलॉजी वगैरह में भी है, कहीं 8 कहीं 6 कहीं 4। तो फिजिक्स में 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 के 6 ही रहते हैं, बाकी 12 नहीं होते कि 12 में 6 चुनो, वहां ऐसा नहीं, 6 ही करने हैं, वहां का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा टफ है। 6 ही ऑब्जेक्टिव है, 6 ही करने हैं, उसमें फिर नहीं, फिर एक एक नंबर वाले भी 6 क्वेश्चन होते हैं, और 6 के 6 करने, उसमें अथवा करके नहीं है, उसमें ये नहीं कि 12 होंगे तो एक एक नंबर वाले 6 चुन लो, नहीं, 6 चुनना नहीं है, 6 के 6 करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही है। 2 नंबर वाले भी प्यारे बच्चों ऐसे ही 5 प्रश्न होते हैं, और वो भी 5 प्रश्न आपको करने ही है, छोड़ने नहीं, उसमें चुनना नहीं है, 5 के 5 प्रश्न करने ही करने,
इस प्रकार से 3 अंक वाले भी 6 प्रश्न या कितने 8 ऐसे ही कुछ होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो वो प्रश्न 3 अंक वाले वो भी आपको करने ही करने हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। मैं बता रहा हूं केवल 15 नंबर वाले जो 5 नंबर वाले बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन दिया रहता है कि आप चाहिए कर लो चाहिए कर लो, दो मतलब 6 में से 6 प्रश्न में से 3 करने होते हैं, वो होता है। ठीक है सर, टारगेट बोर्ड का झंडा लहरा देंगे, बहुत बढ़िया बात है, हम लोग भी इसी इंतजार में होंगे ना, मेहनत ये तो यही जा रही है। चलो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की जो आज हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग चुंबकीय बल की व्याख्या कर रहे थे हम लोगों ने, चलो कॉपी और पेन उठा लोगे तो ध्यान से समझेंगे। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की प्यारे बच्चों बात करें, आप सभी का जवाब आना चाहिए कि चुंबकीय बल में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। हाँ, आप लोगों ने चुंबकीय बल में क्या पढ़ा था? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स में 2 फार्मूले आप लोगों ने पढ़े, बोलो यस और नो। आप सभी का जवाब आएगा यस सर, आपने मैग्नेटिक फोर्स के 2 फार्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से? तो सभी का जवाब आएगा चुंबकीय बल से संबंधित एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल बताया है, और सर एक आपने बताया है गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। अगर मैं धारावाही चालक पर लगने वाले बल की बात करूं तो उसका फार्मूला होता है F = I/B/L sin थीटा। अगर मैं आवेशित गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की बात करूं तो F = Q/V/B sin थीटा। Q यहां V क्या है? तो उस आवेशित कण का वेग है, V क्या है? आवेशित कण का वेग है। ये दोनों फार्मूले आप सभी ने तैयार कर लिए होंगे। ये क्या होता है? यही होता है लॉरेंज बल, यही होता है लॉरेंज बल। क्या आप लोगों को ये चीज याद है? क्योंकि संडे के बाद भाई मिल रहे हो तो थोड़ी बहुत चीजें आप लोग भूल जाते हो, लेकिन भूलने वाली बीमारी हमारे पास भी है ना, तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को। F = Q/V/B sin थीटा, F = I/B/L sin थीटा। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। चले ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, शायद आज आपका हम अभिवादन नहीं स्वीकार किए, सभी को नमस्कार नमस्ते हम, जय श्री राधे, जय महाकाल, जय श्री राम। ठीक है, अच्छा चल, इसके बाद प्यारे बच्चों हमें आज जो पढ़ना है वो 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल पढ़ना है। गतिमान आवेशित कण की व्याख्या हम लोग अच्छे तरीके से किए, वृत्ताकार पथ में घूमने लगता है जब लंबवत प्रवेश करता है गतिमान आवेशित कण, सारी थ्योरी आप सभी की कंप्लीट है और सारी चीजें ये चीजें आपको पता है। हम आज पढ़ने वाले हैं 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। हेडिंग क्या होगी हमारी? मेन हेडिंग जो है वो लगाएंगे जो आज आप सभी को पढ़ना है, 2 समांतर धारावाही चालकों, ध्यान से सुनेंगे, लिख भी लेंगे, 2 समांतर धारावाही चालकों, 2 समांतर धारावाही चालकों, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। बहुत बढ़िया ये हेडिंग है, बढ़िया हेडिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। कहेंगे सर आपके लिए तो सब इंपॉर्टेंट ही होता है, नहीं बच्चों, सब तो है ये। मैंने एक चीज और कही थी, याद हो तो अगर सभी बच्चों को, कि इंपॉर्टेंट जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, इंपॉर्टेंट जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो सर इंपॉर्टेंट क्यों बताते हैं? सभी को अच्छा लगता है तो हम भी बता देते हैं, क्या कहें इस बात में मैं क्या ही बोलूं। मैं बहुत कम ही जगह इंपॉर्टेंट लिखता हूं, लेकिन जहां पर जरूरत बहुत ज्यादा है वहां पर इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। बोलता हर किसी को इंपॉर्टेंट हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखता उस जगह हूं जो वाकई में महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। ये बात से हमेशा याद रखना। चलो प्रश्न को ध्यान से सुनना, कह रहे हैं 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं अपने माइंड को इतना शार्प करो प्यारे बच्चों, ये अभी मौका है। जैसे हेडिंग लिखी हुई है और इसी से जुड़े जब आपके सब्जेक्टिव प्रश्न अभी पहुंचेंगे इस चैप्टर के, तो उसमें लिखा रहेगा 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न वहां पर इस प्रकार से लिखा, बच्चे इसका उत्तर क्या लिखे? भैया ये हेडिंग, यही हेडिंग है उत्तर। अब इसके आगे व्यंजक प्राप्त कीजिए, आगे थोड़ी सी लिखा बायो सेवर्ट के नियम से चुंबकीय बल की व्याख्या करते हुए 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब आज थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया जा सकता है, लेकिन हेडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहां हेडिंग में लिखा रहता है और वही आपको प्रश्न में भी मिलेगा। ठीक है सर, ऐप पर टेस्ट दीजिए ना सर प्लीज। ऐप पर टेस्ट दे दिया था, लेकिन एप्लीकेशन पर जब प्रॉब्लम चल रही थी तो अभी तक अपलोड नहीं हो पाया था। वो अपलोड हो जाएगा, सर से बोल देंगे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दे दिए थे सर को, ठीक है, अपलोड हो जाएंगे। जो एप्लीकेशन सर मैनेज करते हैं शशि जी, वो क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके लिए नहीं परेशान होंगे। आपका एप्लीकेशन पर जो टेस्ट होता है, टेस्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वहां जाके भी आपका अपलोड हो जाएगा। चलो, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 2 समांतर धारावाही चालक इस प्रकार से हैं, ध्यान देंगे एक एक बात पर मेरी। 2 समांतर धारावाही चालक प्यारे बच्चों इस प्रकार से हैं। हाँ, तो एक चालक ये है, एक चालक इसी के समांतर ये है। समांतर का मतलब समझ ना, और धारावाही एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, अर्थात इनके बीच में जो कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री है। इन दोनों ही चालकों में प्यारे बच्चों I एम्पीयर की धारा भी प्रवाहित हो रही है। दोनों चालकों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं मान रहा हूं दोनों चालकों में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। पहले चालक में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और दूसरे चालक में प्यारे बच्चों I2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। पहले चालक में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे चालक में I2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। पहले चालक का मैं नाम दे दे रहा हूं, पहला चालक है PQ, पहला चालक जो है वो है PQ, दूसरा चालक है जो वो है RS। पहला चालक है PQ, दूसरा चालक है RS। ये दोनों चालक एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर प्यारे बच्चों, स्मॉल r दूरी पर मतलब r मीटर की दूरी पर रखे हैं। वो बहुत कम दूरी भी हो सकती है, बहुत कम दूरी पर ही रखे होते हैं। अब इनके बीच लगने वाला बल हमें बताना है, क्योंकि कभी देखो ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, इसमें ये चीजें पढ़ती है, कॉन्सेप्ट हमारे लिए वैज्ञानिकों ने, फिजिक्स ने ये रखे कि कभी ऐसी सिचुएशन पड़ जाए कि 2 तार एक दूसरे के पास से निकलते हैं, देखते हैं ऊपर वायरिंग सड़कों के ऊपर तार फैले होते हैं, तो उसमें अगर धारा एक दूसरे के पास से गुजर रही होगी तो क्या चुंबकीय बल वहां कुछ इफेक्ट करेगा, या चुंबकीय बल से कुछ नुकसान हो सकता है, या चुंबकीय बल का मान कितना हो सकता है जिससे कि नुकसान ना हो, जिससे कुछ हमें प्रॉफिट हो। ये सारी चीजें का गणना करने के लिए सारी चीजें होती है। आपको क्या लगता है कि चुंबकीय बल निकालने तो बड़ी मुसीबत वाली बात बता दी, फिजिक्स ने ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, अच्छा चुंबकीय छोड़ दिया, अरे भैया चुंबकीय बल ही है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। चलो ठीक है, आप लोग समझदार हैं, इस बात के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। चुंबकीय बल यहां पर लिख सकते हैं, है ना हेडिंग में। ठीक है, यहां पर चुंबकीय बल की बात चल याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि सर क्या r का मतलब
कम दूरी होता है क्या? नहीं, आर का मतलब कम दूरी नहीं है, आर को हम लोग दूरी माने, कभी ज्यादा दूरी के लिए भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे प्रश्न ठीक ही है। स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए ये दो धारावाही चालक, हमें इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है कि इनके बीच चुंबकीय बल कितना कार्य करता है, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है तो इनके चारों ओर चुंबकीय बल बनेगा भाई, और अगर चुंबकीय बल के भीतर कोई भी दूसरा धारावाही चालक है तो उसमें चुंबकीय बल कार्य करेगा। सर आप टॉपिक छोड़ के, कौन है भैया रॉय जी, टॉपिक छोड़ के पढ़ा रहे हैं साइक्लोट्रॉन, नहीं बता, साइक्लोट्रॉन इसके बाद में पढ़ेंगे, काहे लिए परेशान है भैया, धारावाही चालक में चुंबकीय बल है ना, परेशान ना हो, साइक्लोट्रॉन इसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। साइक्लोट्रॉन जो होता है किसी गतिमान आयन को आवेश को त्वरित गति प्रदान करने के लिए साइक्लोट्रॉन पढ़ाया जाता है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। ठीक है, इसके लिए ना परेशान, आपकी किताब के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप किताब पढ़ रहे हो और किताब आपके पास कौन सी, मेरे पास तो हजारों बच्चे हैं, तो किसी के पास कोई दूसरी है, किसी के पास कोई दूसरी है, किसी के पास दूसरी है, तो पहले किसी किताब में पहली हेडिंग दे रखी है, जैसे चुंबकीय बल की व्याख्या वाला ही, चुंबकीय बल F = P sin θ, किसी बुक में पहले ही हेडिंग में चैप्टर के पहले में ही लिखा हुआ है, बाद में बायोसेवर्ट नियम लिखा हुआ है, तो क्या करोगे? तो इसलिए इन सब बातों से मतलब नहीं है कि आप मैंने तो इतना एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है, आपके पास पहुंचे होंगे नोट्स, चैप्टर 3 का भी नोट्स देख लीजिएगा, जितना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जितना एक्स्ट्रा कंटेंट है, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है देख लीजिएगा, 6 अनुप्रयोग बताए हैं और आपकी कॉपी में देख लीजिएगा कितने। ठीक है, ये चीजें याद रखें, हम तो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ताकि आपके ज्ञान में कभी कोई कमी न रहे, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ाते हैं। जो बच्चे एकदम रेगुलर डे टू डे एकदम जुड़ के पढ़ते हैं ना, उनसे पूछिए एकदम कंटेंट जी भर के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हां हमें सारी ऐसे पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर दो धारावाही चालक हैं जिसमें I1 तथा I2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, इन दोनों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो इसका पहले प्यारे बच्चों लैंग्वेज लिखेंगे, माना दो समांतर धारावाही चालक, माना दो समांतर धारावाही चालक, समांतर धारावाही चालक, धारावाही चालक, धारावाही चालक PQ व RS हैं, PQ व RS हैं, जिनमें क्रमशः का मतलब समझ लो ना, जो पहले लिखे हो उसके लिए पहले धारा, तो जिनमें क्रमशः I1 व I2, तो जैसे PQ व RS, तो क्रमशः का मतलब हो गया I1 व I2, PQ के लिए I1, RS के लिए I2, तो I2 धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। दोनों तार, दोनों चालक एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, दोनों चालक एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। ठीक है, चालकों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। चालकों के मध्य, देखो मैंने कभी भी लैंग्वेज को आपसे नहीं कहा कि आप रटिए, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो कभी भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे। लिखने का तरीका स्वयं से लिखना, जो आपको कॉन्सेप्ट कहे, जो चीजें यहां हेडिंग में लिखी हूं उन्हीं से बनाना सीखो, तब देखो आपको फिजिक्स मजबूत होगी। तो यहां पर दो समांतर धारावाही चालक PQ RS हैं, जिनमें I1 व I2 की क्रमशः धारा प्रवाहित हो रही है, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और इन्हीं दोनों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो चालकों के मध्य कार्यरत चुंबकीय बल की गणना करनी है, चालकों के मध्य कार्यरत चुंबकीय बल की गणना करनी है, चुंबकीय बल की गणना करनी है, चुंबकीय बल की गणना करनी है। चलो तैयार हो जाओ प्यारे साथियों, पेन और कॉपी आपके पास यही हथियार होगा और इसी से पढ़ने के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए भाई। हम क्या कह रहे हैं, यही दो समांतर धारावाही चालक हैं, हमें चुंबकीय बल का मान निकालना है। तो एक बात ध्यान से सुनना, चाहे इस धारावाही चालक के कारण जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, फिर से रिपीट करूंगा, इस धारावाही चालक के कारण जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ही तो ये दूसरा धारावाही चालक रखा हुआ है। तो इस धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, मान लो B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, PQ चालक है, PQ तार है, तो इस BPQ लिख ले रहे हैं, BPQ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो BPQ चुंबकीय क्षेत्र ये चारों ओर फैला हुआ है। अब ये अगर I2 समांतर इसी के रख दिया गया है, तो समांतर रखा जाता, किसी एंगल पर रखा जाता, कैसे भी, अब अगर ये रख दिया गया है तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान हमें पता करना, ये यही कह रहे हैं। या फिर दूसरा कंडीशन, जैसे ये धारा प्रवाहित हो रही, इसका भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, है ना, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, जो कि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, BRS तार वाला मैं बात कर रहा हूं, BRS वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये चालक रख दिया गया, तो इस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल आप निकाल सकते हो। दोनों में कोई भी एक काम करो, कोई भी एक काम करो, दोनों काम नहीं करना, दोनों में कोई एक काम करो, क्योंकि दोनों ही काम करने पर मान बराबर आना है, मान बराबर आना है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं। अब चलो कोई एक काम करते हैं, कोई एक तरीके से निकालते हैं और फिर दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे कि दूसरे तरीके से जब निकालोगे तब भी आपकी वैल्यू सेम ही आनी है। चले शुरुआत करें। तो प्यारे साथियों आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमने क्या कहा कि भाई अगर ये PQ चालक है, इसमें I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये धारावाही चालक है और इस धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, है ना, और उस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये कोई दूसरा धारावाही चालक रख दिया गया है। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें चुंबकीय बल कार्य करेगा, लेकिन उस चुंबकीय बल का मान कितना है यही हमें पता करना है। हमको पता है कि इस चालक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा, मैं मान ले रहा हूं इस चालक के चुंबकीय बल कहीं पर भी, इसका लंबाई जो है, वैसे टोटल लंबाई भी L मान सकते हो, मैं इसकी छोटी सी लंबाई ऐसे, ये टोटल लंबाई जो है प्यारे बच्चों, ये मान ले रहा हूं कितनी, स्मॉल L लंबाई मान ले रहा हूं, कितनी मान ले रहा हूं, स्मॉल L कह रहे हैं, कैपिटल L लंबाई। हम इस प्रकार से इस RS चालक के इस छोटे से खंड की लंबाई कितनी मान ले रहा हूं, कैपिटल L। वैसे बहुत बड़ी लंबाई भी कैपिटल L हो सकती है, यहां पर बस हम चित्र को समझाने के लिए बात कर रहे हैं। ये इतनी लंबाई भी L ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप L लंबाई कितना भी मानो, कोई फर्क नहीं, लंबाई L है बस। अच्छा सर ठीक है, आप बात आपकी मान सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं तो सर हम यहां से लिखेंगे, कहां से, ये टोटल लंबाई यहां से यहां तक L कैपिटल L लिखेंगे। सर गलत तो नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, कोई भी गलती नहीं, बस मैं ऐसे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, क्योंकि मैं यहीं पर सारी गणना करूंगा, इसलिए छोटी सी लंबाई मैंने L मानी है। अब ध्यान सुनना, इस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना है, तो इसके पहले मुझे चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा। तो प्यारे साथियों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 याद करें। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, आंखों में आंखें डाल के बात करना हमसे। क्या आपको पहला नियम याद है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1? मैंने कहा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखना। क्या आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखो मेरा अंगूठा धारा की दिशा में, दायां हाथ है ये मेरा, ठीक है। और जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उंगलियां उस ओर होनी चाहिए। हमें यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात करना है,
है ना, हमें यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उंगलियां उसी ओर है। अगर मैं इस ओर कर दूंगा उंगलियां तो इस ओर आएंगी, अंगूठा तो धारा की दिशा में है लेकिन उंगलियां इस ओर आ गई, जबकि हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन हमें इस तरफ नहीं चाहिए, हमें तो जहां चालक रखा है वहां चाहिए। तो चलो इस दिशा में अब उंगलियां बताओ, उंगलियां किधर है भैया, चुंबकीय क्षेत्र जहां पर चाहिए हमें वहां पर है। उंगलियां किस ओर घूम रही, उंगलियां अंदर की ओर घूम रही, क्या पीछे की ओर उंगलियां घूम रही? सर मेरी उंगलियां पीछे और घूम जाती है। अगर आप घूम जाते हैं तो आप हो सकता है बड़े जादूगर टाइप के हो, चेक करवाना, आप में अनोखी शक्ति हो सकती है। मेरी तो उंगलियां भाई पीछे नहीं घूम रही, टूट जाएंगी, काले हॉस्पिटल भिजवाने वाले हो। अंदर की ओर घूम रही उंगलियां बच्चों, अंदर की ओर उंगलियां घूम रही, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर? अंदर की ओर होगी। कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की इस तार में कहीं पर भी चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, मैं छोटी सी लंबाई के लिए ऐसे गणना कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है प्यारे बच्चों वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। बोलो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर पहले चालक में जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है प्यारे बच्चों, मैं इसको क्या BPQ नाम दूं या B1 नाम दूं? कोई दिक्कत? B1 नाम दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी तो है भाई। इस चालक के कारण जो इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कैसा है? B1 है। अगर इधर देखेंगे ना तो इसके कारण क्या उत्पन्न होगा? अब चलो निकाल ही लेते हैं। इस चालक के कारण सोचो, इस चालक के कारण इधर चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? तो हम कहेंगे अंगूठा धारा की दिशा में जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस ओर उंगलियां, और उंगलियों के घूमने की दिशा किधर? बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। वो कहां होगा? बाहर की ओर। हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, लेकिन ये किसका मान है? इस चालक के सापेक्ष। तो B2 चुंबकीय क्षेत्र कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? B2 चुंबकीय क्षेत्र। बात तो सब क्लियर है। मतलब इस I1 चालक जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में, और इस चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये I1 चालक है, ध्यान सुनना, ये I1 चालक है बच्चों। और कोई कलर लूं, ये ब्लैक कलर बोर्ड में दिखता नहीं, ये लो रेड कलर की पेंसिल, ये तो दिखेगी। देखो ये प्यारे बच्चों है पेंसिल, अब ये चालक ही है I1, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर कैसे? भाई ऐसे ही बनता है। यहाँ धारा की दिशा में, अगर ये है धारा की दिशा में अंगूठा, तो ये कर उंगलियां चारों ओर ऐसे घूम जाएंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही गोल गोल बनेगा, उंगलियां ऐसे ही बनेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही बनेगा। अब इसके भीतर दूसरा चालक आ गया, दूसरा चालक ये I2 जिसमें धारा प्रवाहित हो रही वो आ गया, तो अब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आ गया तो इसमें तो बल लगेगा ही। अब चुंबकीय जो बल लगेगा उसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि B1 चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। आइए इसको लिखते हैं सबसे पहले, तार PQ, तार नहीं चालक PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार PQ के कारण प्यारे बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ किसी लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना बताया गया था? लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 की वैल्यू जरा बताओ क्या होगी? लंबे सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर अनंत लंबाई, पहले हमें यही मानना कि अनंत लंबाई का है, और अनंत लंबाई के लिए आपको बताया गया था B = μ0/2 पाई I/r। बोलो यही बताया गया था, I/r। कितनी दूरी पर हम ज्ञात कर रहे हैं? पहले सब डाटा लिख चुके हैं। R दूरी पर, किस ओर है तो भैया R दूरी इस ओर है, इस दूरी हम नहीं माने हैं अभी, है ना, इस ओर नहीं माने। अगर इस ओर करना करते तो इस ओर मानते। हमने यहाँ पर सीधे लिख दिया चालक PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमने R दूरी के लिए यहाँ के लिए पर्टिकुलर बात की है, तो B1 = μ0/2 पाई I/r। दूरी कितनी R, और धारा कितनी? B1। I1 धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा? I1 होगा प्यारे बच्चों, I1 होगा। इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो भी R दूरी पर। कहां? दिशा क्या है? दिशा क्या है प्यारे साथियों? दिशा को भी लिखेंगे किधर? क्रॉस पॉइंट बना करके। क्या? क्रॉस पॉइंट बना करके धारा की दिशा ये क्या होती है? ये होती है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। इतना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना है, हमें तो चुंबकीय बल चाहिए। तो पार RS की L लंबाई पर, चालक RS की L लंबाई पर, अब वो L लंबाई कितनी भी हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट को मन में उठाओ, वो L लंबाई कितनी भी हो सकती है। तो चालक RS की L लंबाई पर, चालक RS की L लंबाई पर कार्यरत चुंबकीय बल, प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, चुंबकीय बल किसी धारावाही चालक में लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा? किस पर मैं बात कर रहा हूं? RS चालक पर, RS चालक पर मैं बात कर रहा हूं, कितना होगा? तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या बताया? F = I/dl sin थीटा। ये क्या है? I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा। I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा। भैया ये कल जब डेरिवेशन किए थे तो यही तो था, चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, चालक में प्रवाहित धारा है, चालक में प्रवाहित धारा है। B क्या है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को रखा गया है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में हो, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। अब ध्यान से सुनो भाई, I/dl, और ये क्या है? चालक की लंबाई है, चालक की लंबाई है। अब बताओ थीटवा क्या है? ये थीटवा जल्दी से बताओ, थीटवा क्या है? थीटवा बच्चों चालक की लंबाई कह लो, या धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है, ऐसा भी बोल सकते हो। वैसे ये धारा की दिशा नहीं बल्कि वेक्टर B और वेक्टर L होता है, इनके बीच बना कोण होता है, ठीक है, इनके बीच बना कोण, मतलब चालक की लंबाई। आप कहेंगे सर धारा की दिशा बोल देते हो, आप गलत बोलते हो, हमें कंफ्यूज करते हो। नहीं बच्चों, कंफ्यूज नहीं करते, थोड़ा सा याद रखने के लिए कि धारा की दिशा कहां पर प्रभावित होगी, बताओ? चालक में ही तो प्रभावित होगी। कि तार से खुले में कहेगा भैया तुम लंबाई इधर है, आप पुल से ही होकर के जा सकते हो, आपके पास एक ही रास्ता, आपको तैरना नहीं आता, नदी में पुल बना हुआ है तो पुल से ही होकर जा सकते हो, दूसरी तरीके से जाओगे। वैसे ही धारा हवा में उड़ के नहीं जाएगी, वो चालक में ही होकर के जाएगी। लेकिन धारा अदिश राशि, इसलिए धारा नहीं ले सकते हम सदिश में, चालक का स्थिर सदिश लंबाई का ले सकते हैं, इसलिए सदिश राशि में L लेते हैं, है ना। तो चालक की लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण है, वह चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण, चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने इसीलिए फार्मूले लिखे थे कि आपको याद आए कि क्या कौन सी चीज थी। यहां पर वही काम है कि FRS लगने वाला जो बल है I/dl sin थीटा, तो I किसकी? जो चालक रखा है उसमें प्रवाहित धारा, तो I2 BL sin थीटा, चुंबकीय बल F = IBL sin थीटा में, तो B, लेकिन B चुंबकीय क्षेत्र कौन सा? B1 की B2। भैया जिस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक रखा है B1 sin थीटवा। चलो अभी हमको थीटा नहीं पता, B1 की वैल्यू तो पता हो गई, μ0/2 पाई I1/r, लेकिन
V1 पता है, I2 तो धारा ही है, चलो उसको तो मान दिया ही है, हमने मान ही लिया था। sin थीटा, थीटा कितना होगा बाबू, थीटा कितना होगा? यहां पर ध्यान देने वाली बात यही है, यहां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B तथा चालक की लंबाई के बीच, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई वेक्टर L के बीच बना कोण, के बीच बना कोण कितना होगा? बताओ, निकाल सकते हो? बना कोण थीटा बराबर बताओ कितना है? मैं बताऊं, ध्यान से देखो, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भीतर क्यों, मेरा चुंबकीय क्षेत्र गया यूं, चुंबकीय क्षेत्र गया यूं, अगर इस जगह पर पर्टिकुलर भाई यहां पर चालक है, ये चालक, इस चालक का चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, इस चालक के कारण I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गोल गोल बन रहा है, और ये दूसरा चालक जो है इसके परपेंडिकुलर लंबवत। आप कहीं भी इस चालक को रख लोगे, इसको कहीं भी उठा के रखोगे, वो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ऐसे है उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। ये लंबाई जो है कैसी रखी जा रही है? इस चालक के समांतर ही तो रखी जा रही है, थीटा कोण बनाते हुए नहीं, लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत ऊपर की ओर, है ना? तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगी, गोल गोल के ऊपर कहीं भी रखो भैया, उस पर्टिकुलर उस बिंदु पर वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। रख लीजिए, फील करिए, थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ये वैल्यू यहां पर पुट करें, इसमें इस जगह पर FRS बराबर I2 B1 की वैल्यू ये लिखी हुई है टोटल, इसको उठा के हम यहां पर रख दें इस सूत्र में, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो FRS इक्वल टू I2 B1 है, B1 की वैल्यू कितनी? तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 अपान में R इनटू का sin थीटा, तो sin थीटा कितना? 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू 1, अरे भैया ये तो कितना है? अभी देखो I1, अरे यहां से B कहां गया? हाँ सर L नहीं लिखे, ये प्रशांत कुमार जी लिखे, बहुत बढ़िया बच्चों, प्रशांत कुमार जी आपका धन्यवाद। I2 B1 लंबाई तो लिखा ही नहीं चालक की, L sin थीटा, है ना? L sin थीटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शेरो, है ना? यही होता है कि जब कभी, वैसे तो ये जानबूझ के मिस्टेक नहीं थी, है ना? ये हो गई गलती। प्रशांत कुमार जी लिखे हैं, वेरी गुड, ठीक है। बाकी मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं 90%। बेबी कुमारी जी, मंजय कुमार जी, पिंकू कुमारी जी, ठीक है। आयु जायसवाल जी ने भी ये लिखा है, सर एल नहीं लिखे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो अब आ जाओ, प्रिया कुमारी जी भी लिखे हैं कि सर ओके 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलो IBL sin थीटा, यहां पर मैं यही चीज लिखूंगा I2 B1 और लंबाई कितनी है L इंटू sin थीटा, तो sin कितना? 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू होती है 1, बोलो sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 डिग्री बराबर 1। यहां पर ध्यान से देखिए, जो वैल्यू मिल रही है I1 I2 और ये इस प्रकार से FRS बराबर आपको मिल जाएगा, FRS बराबर मिलेगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई लिखेंगे पहले, ठीक है, इनटू धाराओं का गुणनफल, तो I1 इनटू का I2। अब प्यारे बच्चों बताएं, इसीलिए मैं कह रहा था, चाहे आप I1 के द्वारा निकालो, I2 पर इधर इस चालक में चुंबकीय बल निकालो, चाहे इसमें प्रवाहित धारा के कारण जो इधर चुंबकीय क्षेत्र बनना है, तो इस धारावाही चालक में चुंबकीय बल निकालो। आपको मैं बता रहा था मान बराबर आएंगे, I1 इधर है, जब वो रखोगे ना तो ये I2 यहां रहेगा, I1 यहां आ जाएगा, I2 सिंपल रहेगा। I1 I2 बीच की दूरी तो बराबर ही है, R ही रहेगा, इनटू का L है, L कर दीजिए बस। sin 90 की वैल्यू 1 है, उसको लिखना नहीं, यही हो गया। यही L लंबाई के चालक पर लगने वाला बल हो गया, L लंबाई के चालक पर लगने वाला बल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, इतना लगने वाला, इतने न्यूटन का चुंबकीय बल लगेगा। अब कहा जाए चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो इसके लिए प्यारे बच्चों पता क्या है, हम यहां से अगर F अपान में L निकालें, वो जो L लिखा हुआ है ना, ये कैपिटल L जो है, इसको हम इस पक्ष में ले आए, तो F अपान में L RS लिखा हुआ है, और ये म्यू नॉट अपान में 2 पाई, और ये I1 I2 अपान में कितना R, अपान में कितना R इनटू का L, तो मैंने इधर भेज दिया। तो आप बताओ इस सूत्र का कई बार इससे फार्मूले से पूछता है, ठीक है, इतने फार्मूले से पूछता है, यहां से इसका मात्रक देखो क्या हो जाएगा, F अपान में लिखा हुआ है ना, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति, क्योंकि लंबाई हमने इधर भेज दिया है, L नीचे आ गया है, तो न्यूटन प्रति मीटर। अगर एक L बराबर एक लंबाई, एकांक मान लिया जाए, L का मतलब बहुत लंबा तार है लेकिन उसका एकांक भाग, यदि L बराबर 1 हो, L बराबर 1 मीटर हो, अर्थात लंबाई एकांक हो, एकांक हो, तब चुंबकीय बल, तो ध्यान से सुनेंगे, चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो L को 1 मान लिया है, तो F बराबर क्या मिलेगा भाई, L 1 हो गया, ये म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R, और ये मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति मीटर, मतलब प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 I2 अपान में R होगा, I1 I2 अपान में R होगा, ये हो जाएगा, सिंपल है। अब बात ये आएगी कि सर यहां दोनों चालकों में क्या सर थीटा 90 डिग्री कैसे आया सर, प्लीज इसको बताइए। थीटा 90 डिग्री देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या कहा, चुंबकीय, क्योंकि थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने ये लिखा चुंबकीय, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B तथा चालक की लंबाई L के बीच बना कोण थीटा 90 डिग्री है। तो चालक कौन सा, चाहे ये वाला जो चालक के कारण, इस चालक के कारण निकाले हो, तो यहाँ पर ये चालक देखो ऊपर लंबवत की ओर है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो इसके द्वारा बनी है वो किधर है, उंगलियों के घूमने की दिशा अंदर की ओर, तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र ये गया भीतर, ध्यान से देखो ये मार्कर है ना पॉइंटर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके ऊपर ये तार गया हुआ है, तार पर्टिकुलर उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, और हर जगह इसी तरह कहीं पर भी छोटा छोटा पॉइंट लोगे तो सब जगह पर क्या होगा, लंबवत ही ये रहेगा, ये लंबवत, तो 90 डिग्री, लंबवत मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो हर जगह पर थीटा कितना बनना है, 90 डिग्री ही बन रहा है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें ये नोट पॉइंट में लिख देखना है कि इनके चुंबकीय बल की दिशा किधर है, चुंबकीय बल की दिशा किधर है, आ जाइए देखो ध्यान से, चुंबकीय बल की दिशा किधर है, बताओ भाई, इस चालक के कारण जो ये चुंबकीय बल लगा रहा है, इस चालक के कारण जो ये चुंबकीय बल लगा रहा है, दोनों को देखो, दोनों को ध्यान से देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है। अब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल बताओ, और इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा बताओ। अब ध्यान से देखो, पहले मैं PQ के कारण बता रहा हूं, PQ के कारण अभी मैंने उधर को तीर बना दिया, तीर पता नहीं किधर को है, PQ के कारण इस दिशा में चुंबकीय बल किधर है, ध्यान से देखेंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 आपको थप्पड़ नहीं पड़ेगा, ध्यान दो नियम नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, नियम नंबर 2
धारा प्रवाह की दिशा में अंगूठे को, धारा प्रवाह की दिशा में अंगूठे को, उंगलियां किधर होनी चाहिए, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस चालक में देखो किधर है, बाहर की ओर है ना, तो मैं उंगलियां देखो बाहर की ओर आपकी ओर कर दिया हूं। धारा की दिशा में अंगूठा रहना चाहिए, अंगूठा ऊपर की ओर, क्योंकि धारा की दिशा भी ऊपर की ओर। ध्यान ठीक से ना, मेरा दाहिना हाथ ही है, पहले तो ये फिक्स करो कि आपका दाहिना हाथ ही है ना, ठीक है। अंगूठे धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बाहर की ओर, क्योंकि इस चालक में बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र दिखा है, ठीक है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न हुआ है, बाहर की ओर, इस चालक के कारण, तो इसलिए उंगलियां हमारी बाहर की ओर है, ठीक है सर, फिक्स हो गया। अब हथेली के धक्का देने की दिशा में, हथेली की ओर धक्का दे रही इधर, हथेली के धक्का देने की दिशा में चुंबकीय बल होगा प्यारे बच्चों। तो इस चालक पर लगने वाला जो बल है, इस चालक पर जो लगने वाला बल है वो कौन सा होगा भैया, चुंबकीय बल की दिशा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र यहां उत्पन्न कर रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल, तो ये चालक दूसरा है, ये चुंबकीय क्षेत्र B2, तो B2 चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो लगने वाला बल, मतलब F2 की मैं बात कर रहा हूं, ये तो F2 हुआ। चलो F1 निकालो। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण जो चुंबकीय बल, जो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण जो चुंबकीय बल है B1, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण जो चुंबकीय बल है F1 निकालो। F1 की दिशा देखते हैं, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा नीचे कर दे, नहीं धारा की दिशा ऊपर है, ये लो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां आपकी ओर कर दे, नहीं इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र कहां है, भीतर की ओर, और धारा की दिशा ऊपर की ओर, हथेली के धक्का देने की दिशा हमारे मुंह की ओर, हमारे मुंह की ओर। आप तो चाहते हो कि सर का मुंह टूट जाए, तो यहां पर जो चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी वो इस दिशा में हो जाएगी F1। अब बताओ F1 इधर, F2 इधर, F1 इधर, F2 इधर, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी निकाल सकते हो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में लो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी करो, बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मुझे दाहिने हाथ का नियम अच्छा लगता है, ठीक है। L बराबर 1, शिवम कुमार जी लिख रहे हैं हाउ सर, ये माना है, ठीक है, ये माना है प्यारे बच्चों, माना चालक की लंबाई RS L लंबाई पर कहां, अच्छा यहां पर नहीं, कहां पर हमने माना है, इस वाले में, यदि लिखा तो है, यदि L बराबर 1 मीटर हो, ये माना है, L बराबर 1 कैसे नहीं, ये मैंने माना है कि अगर ऐसा हो जाए तो इसके लिए L क्या हो गया 1, यहाँ जो L आ रहा है वैल्यू में, इसको 1 मान लिया जाए तो ये हट जाएगा यहाँ से, और इसका सूत्र ये इस प्रकार से बनेगा, बस ये हाउ सर इसके कोई अपनी तरफ से माना है। क्या सर आपने वहां B2 लिखा है और बोल रहे हैं B1, खुशी कुमारी जी कहाँ है, मैंने कहा B2 लिखा है तो बोल रहे हैं B1, कहाँ B2 लिखा है भैया, B1 ही तो लिखा है, ये B1 लिखा है सूत्र में, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बना है B1, इस चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो B2, इस वाले में B2, शुरू से लेक्चर नहीं देखो तो नहीं समझ में आएगा भैया, हम नहीं समझा सकते, ठीक है। बोलो कहीं पर B2 लिखा है क्या, नहीं तो ठीक तो है, हाँ। चलो हम क्या बता रहे हैं अब, चुंबकीय बल की दिशा क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, आप देखो ये चीज नोट पॉइंट के लिए है, नोट पॉइंट के लिए है भाई, नोट पॉइंट के लिए क्या, कि B1 चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कितना बल, जो B1 चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बना, यहां पर उसके द्वारा कौन सा बल F1, B2 चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कौन सा चुंबकीय बल F2। तो इससे एक चीज सत्यापित हो गई कि जब धारा की दिशा समान हो, दोनों समांतर धारावाही चालकों में दिशा किधर समान, दोनों समांतर धारावाही चालकों में दिशा किधर समान, तो जब दो समांतर धारावाही चालकों में दिशा समान होती है तो उन पे लगने वाला चुंबकीय बल एक दूसरे को आकर्षित करता है, उन पे लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, क्लियर। ये चीज हम वहां पर लिख भी देंगे, ठीक है, ये चीज हम यहां पर लिखेंगे। क्या चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है F1 और F2, F1 और F2 आकर्षित करते हैं, F1 और F2 क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अर्थात जो लैंग्वेज लिखनी है वही, कि यदि चालकों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, यदि समांतर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय बल आकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है, हो गया, एक पॉइंट तो निश्चित हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर विपरीत दिशा में धारा होगी, यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा होगी, यदि टाइम भी देखे रहना भैया, यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा होगी, तो यदि दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा होगी तो प्रतिकर्षण होगा, तो चुंबकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति मतलब उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण वाला होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। ओके सर, ठीक है। लियो क्या है सर, लियो कहां बोले हैं, क्या लियो सर, हम अपने भाषा में लिख सकते हैं, बिल्कुल आनंद जी आप लिख सकते हैं, समान होगा तो प्रतिकर्षण करेगा ना सर, अरे भैया ये आवेश नहीं है, शिवम कुमार जी आप तो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन रहते हैं। देखो ये I1 धारा है भैया, ये I2 धारा है, और इनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, इसके द्वारा यहाँ पर जो I1 धारा के द्वारा बना वो यहाँ B1 बना, I2 धारा के द्वारा जो बना वो यहाँ B2 बना, तो इनके द्वारा जो लगने वाले बल थे समान दिशा में अगर धाराएं हैं, तो धाराएं यहाँ पर हम गणना करें, धाराओं के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा लगने वाले बल निकाल रहे हैं, यहाँ हम आवेशों के बीच बल नहीं निकाल रहे हैं कि Q1 और Q2 बीच लगने वाला बल। अब आवेश में आप ना बैठिए वहाँ, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी आवेश क्यों यहाँ पर आपके लिए नहीं, यहाँ धारा प्रवाहित हो रही, दौड़ रहा है आवेश, और जब आवेश दौड़ रहा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है वो आवेश है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दौड़ रहा है, वो धारा प्रवाहित कर रहा है, ठीक है।
उसमें इलेक्ट्रॉन ही दौड़ते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन का भी नहीं कि आवेशों की यहाँ पर देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, वो स्थिर आवेश में, क्योंकि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वहां चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। लेकिन जब आवेश दौड़ने लगा तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया और फिर आवेश की प्रकृति यहाँ पर नहीं नेगेटिव पॉजिटिव देखनी, वहां पर प्रकृति का मतलब खत्म हो गया, धारा बन गई। ठीक है, तो Q1 और Q2 जब पॉजिटिव और पॉजिटिव होते तब प्रतिकर्षण, वो अब यहाँ धारा की दिशा समान है, वो प्रकृति की बात होती है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, यदि यदि दोनों चालकों में समान धारा हो, अब धारा समान हो, समझना, समान धारा हो, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि I1 बराबर I2 बराबर I, मतलब I1 का मान I2 के बराबर है। I1 और I2 अगर 2 एम्पीयर इसमें तो 2 एम्पीयर उसमें भी धारा है, और I1 I2 अगर बराबर है तो मैं इसको एक नाम दे रहा हूं, वो नाम दे रहा हूं I। ठीक है, I है। तो अब देखो, अब अगर हम यही चीज वहां पर अप्लाई करें तो F बराबर क्या मिलेगा? F बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई, I1 I2 है तो I गुणे I बटे R। I गुणे I क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा म्यू नॉट अपान में 2 पाई, I गुणे I क्या बन जाएगा? I स्क्वायर बन जाएगा बटे स्मॉल r। एक सूत्र और बन गया कि जब चालकों में धारा समान होगी तो फिर हमें I1 और I2 नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, फिर केवल I गुणे I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, I स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को फर्स्ट ईयर में मात्रक तथा मापन में 1 एम्पीयर की परिभाषा सिखाई जाती है, और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आयुष कुमार जी क्या लिख रहे हैं बताइए ना सर, मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते? हर एक का कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक का कमेंट पढ़ रहे हैं हम, बस उल्टे पुल्टे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो म्यू नॉट अपान में 2 पाई, I अपान में R, I और I स्क्वायर अपान में R बन जाएगा अगर धारा समान है। अब 1 एम्पीयर की परिभाषा एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। 1 एम्पीयर की परिभाषा किसकी? 1 एम्पीयर की परिभाषा एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जाती है, मैं उसको आपको समझा रहा हूं। 1 एम्पीयर की परिभाषा हेडिंग यही है, 1 एम्पीयर की परिभाषा यहीं से बनाई जाती है। 1 एम्पीयर की परिभाषा, अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये यहां पर बस माना फलाना धमाका मान के इन्होंने 1 एम्पीयर को परिभाषित किया है। साइंटिस्टों ने क्या कहा है कि 1 एम्पीयर को हम यहां से परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने कहा यदि F बराबर क्या दिया है? म्यू नॉट अपान में 2 पाई है, और I1 I2 जो था वो I स्क्वायर बन गया बटे R न्यूटन चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल है। ठीक है, चुंबकीय बल है, कहां है? तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच है। ये कहते हैं यदि I बराबर 1 एम्पीयर, I बराबर 1 एम्पीयर, F बराबर I बराबर 1 एम्पीयर तथा स्मॉल r बराबर भी इन्होंने 1 मीटर मान लिया, स्मॉल r बराबर 1 मीटर मान लिया, 1 मीटर हो। अब देखो I बराबर अगर 1 रखोगे तो इस सूत्र में क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। R बराबर 1 रखोगे कोई मतलब नहीं, 1 ही रहेगा। F बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? म्यू नॉट अपान में क्या होगा? 2 पाई होगा। म्यू नॉट अपान में क्या होगा? 2 पाई। आप लोग जानते हो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई गुणे 10 की घात -7। 4 पाई से अगर हम इसको म्यू नॉट की वैल्यू जो टोटल है, म्यू नॉट अपान में क्या होता है? 2 पाई है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 10 की पावर -7। भाई म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 4 पाई से पाई कटेगा और 2 से 2 2 4, तो 2 इंटू 10 की पावर -7, ये इतने न्यूटन बचेगा। अब देखो ये परिभाषित कैसे कर रहे हैं? डबल इन्वर्टेड कामा में लगा के हम इसे परिभाषित करेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा में हम इसकी क्या देंगे प्यारे बच्चों? परिभाषा। और परिभाषा ऐसे दोगे, लैंग्वेज बनाओगे, यहीं पर इसकी लैंग्वेज बनाओ अपने मन से। ये जितना माना फलाना धमाका सबको लैंग्वेज में बनाना होगा कि दो समांतर धारावाही चालकों में यदि दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके बीच कार्यरत चुंबकीय बल 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का हो, तो उनके एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा, I बराबर 1 एम्पीयर, I1 बराबर उनकी एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा क्या होती है? 1 एम्पीयर होती है। यही इनकी परिभाषा हो जाएगी, यही इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा। ठीक है, आगे लिखते हैं। क्या हमें 1 एम्पीयर धारा को परिभाषित करना है? तो लिखते हैं भाई 1 एम्पीयर के लिए 1 एम्पीयर वह धारा है, 1 एम्पीयर वह धारा है। अब कौन सी धारा है? 1 एम्पीयर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान जो 1 मीटर दूरी पर रखे 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर, भाई दो समांतर 1 मीटर दूरी पर रखे और दो समांतर धारावाही, वही जो अभी चित्र बनाया था। तो जो 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालकों, जो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर, क्योंकि एल को 1 मान लिया था, यहां पर ये भी तो था, इसमें तो है ही नहीं कैपिटल एल, जहां कैपिटल एल था वहां एल बराबर 1 माना था, चालकों की एकांक लंबाई। तो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का चुंबकीय बल आरोपित करता हो या चुंबकीय बल उत्पन्न करता हो। ये फिर से ध्यान से सुनो, 1 एम्पीयर वह धारा है, 1 एम्पीयर वह धारा है जो 1 मीटर दूरी पर रखे, 1 मीटर r बराबर 1 मीटर दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालकों की प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का चुंबकीय बल आरोपित करता हो, तो वो प्यारे बच्चों 1 एम्पीयर वैद्युत धारा होती है, 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा होती है। ठीक है, क्लियर सर? अब छोड़ दीजिए। ओके, चले तो कृष्ण कुमार जी धन्यवाद।
सर टारगेट बोर्ड को इसीलिए चुना हूं कि आप सबसे हटकर पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। और समय हो चुका है, अब हमारी क्लास 11 की भी होगी 8 बजे से, और आपका टाइम 38 होने वाला है, अर्थात 20-22 मिनट में हमारी 11 की भी क्लास होगी। इसलिए आपसे विदा लेते हैं, कल की क्लास में हम सभी मिलेंगे। जिसको भी ना समझ में आया हो भाई दोबारा क्लास को देख लीजिएगा और आपको जरूर समझ में आएगा। क्लास में अगर लेट जुड़ते हैं तो फिर जरूर क्लास को देख लें, छोड़े नहीं। अगर स्किप कर दे रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मई महीना है, फिर जून जुलाई अगस्त ऐसे, तो नहीं प्यारे बच्चों। चौथे चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं, हमने कहा था 14 चैप्टर टोटल डिस्कस करने हैं, जिनमें से आपके प्यारे बच्चों जो 3 से 4 चैप्टर हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म के हैं, जिसमें से 7 या 8 लेक्चर में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बड़े लेक्चर हैं जिसमें से 20-22 लेक्चर लगना है, किसी में 15-16 लेक्चर लगने हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को पूरे 6 से 7 महीने के भीतर पूरे सिलेबस को 6 महीने के भीतर 7 महीने के भीतर खत्म कर देना, अर्थात हम लोग सितंबर या अक्टूबर के आसपास खत्म कर देंगे सिलेबस को। इसके लिए लेकिन आप सभी की मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी का मार्गदर्शन जो हम देना चाहते हैं आप सभी को, वो आपको डेली रेगुलर क्लास में जुड़ना जरूरी है। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जी जान लगा करके मेहनत करते रहें, कहीं कभी हो सुधार करनी है हमें भी और आपको। ठीक है, बेहतर बनने की लगातार कोशिश ये जारी रखनी है। मिलते हैं कल की क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करें।